हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो एडमिशन गाइडलाइंस आई हैं, जो एडमिशन का न्यू नोटिस आया उसके बारे में। तो मैं बीइंग एज ए खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ, तो बीइंग एज ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय मैं सभी अभिभावकों को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना है। और यदि उनकी कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी उनके सवाल हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उन सभी के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि कोविड में आप सभी को पता है, कोविड के टाइम स्कूल्स में जाना अलाउड नहीं होगा, तो सभी काम ऑनलाइन ही होंगे। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली इन एडमिशन फॉर्म्स को फिलअप करना है सभी पेरेंट्स को। तो एडमिशन नॉर्मली केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन है वो मार्च एंड में शुरू हो जाते हैं। इस बार कोविड के कारण एडमिशन प्रोसेस लेट शुरू हुई है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन क्लास 1 के लिए, जो कि एकेडमिक इस साल के एकेडमिक सेशन 2021 के लिए हैं, जो कि 20 जुलाई से शुरू होंगे। 20 जुलाई से सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। डेट याद रखनी है हमें, 20 जुलाई को पूरे प्रॉम्प्ट होकर। और ये एडमिशन बंद होंगे 7 PM ऑन 7 अगस्त। एडमिशन डिटेल्स हैं, उसके लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। साथ ही एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा केवीएस के द्वारा, उसके द्वारा भी इंफॉर्मेशन को गेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी केवीएस की जो एडमिशन है क्लास 1 से 11 तक के लिए शुरू किए गए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन एडमिशन है वो केवल क्लास 1 के लिए होंगे। यानी कि यदि आपको क्लास 1 में एडमिशन लेना है तो उसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। बाकी क्लास 2 से लेकर जो आगे के जो भी एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑफलाइन है। उसके लिए आपको स्कूल्स में जाना होगा। लेकिन नॉर्मली वो ऑफलाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़्यादातर केवीज में क्लास 2 से लेकर आगे की जितनी भी क्लासेस हैं उनमें सीट्स हैं वो बहुत कम रहती हैं। ज़्यादातर सीट्स फुल रहती हैं, तो वैकेंट सीट्स आर वेरी लेस। तो इसलिए उस सिस्टम को ऑफलाइन रखा गया। क्लास 1 के लिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन में एक तो मोबाइल ऐप भी उनके द्वारा लॉन्च किया गया है कि the Android mobile app for KVS online admission for class 1 for the academic session 2021 and instruction for downloading and installing the app will be available। ये साइट दी गई है जिसके ऊपर इस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है, या इसी गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी इस ऐप को, केवीएस एडमिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन है उनको पहले बहुत ही ध्यान से देख पढ़ना है, क्योंकि यदि एक बार आपने ऑनलाइन एडमिशन में कोई भी गलती की तो आपका फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। क्लास सेकंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 जुलाई से लेकर सुबह 8 बजे से शुरू होकर और 25 जुलाई तक रहेगा। मतलब केवल ओनली 6 डेज आर देयर। 25 जुलाई भी अप टू 4 PM। और ये भी इफ वैकेंसीज एग्जिस्ट, जैसा मैंने पहले बात की कि अपर क्लासेज में नॉर्मली केवीएस में वैकेंसी बहुत कम होती है ज़्यादातर स्कूल्स में। और यहाँ पे जो एडमिशन का सिस्टम हो ऑफलाइन मोड है, यानी यहाँ पे आपको कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। आपको स्कूल में ही विजिट करना होगा या स्कूल में ही जाना होगा, जहाँ पे आपको पूछना होगा कि क्या वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है स्कूल में। ज़्यादातर स्कूल्स के द्वारा अपने जो स्कूल की जो मेन गेट है, स्कूल की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है कि अगर किसी भी क्लास में कोई भी वैकेंसी यदि एग्जिस्ट करती है तो। क्लास 11th के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, या केवीएस हेडक्वार्टर की जो वेबसाइट है www.kvsangathan.nic.in, वहां से 11th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके उनको फिलअप करके स्कूल में सबमिट किया जाएगा। अगली जो मेन चीज है कि एज है वो क्या बेस पे होगी। केवीएस में एडमिशन के लिए नॉर्मली आपको फर्स्ट क्लास या बाकी जितनी भी क्लासेज है उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर वो एज का होता है। तो एज काउंट करने की जो डेट रखी गई है, जो कट ऑफ डेट है एज, वो 31 मार्च 2020 रखी गई है कि 31 मार्च 2020 को बच्चे की, आपके वार्ड की एज क्या है, उसकी क्या उम्र है, उसके हिसाब से उसका एडमिशन होगा। ओके। दी साफ साफ लिखा हुआ है गाइडलाइंस में, दी पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू विजिट केंद्रीय विद्यालय फिजिकली। कि केंद्रीय विद्यालय में किसी भी केवी में पेरेंट्स को फिजिकली नहीं जाना है, सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। आप उसके लिए केवीएस या स्कूल की वेबसाइट को जाकर वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो भी है आप डाउनलोड करके उसे फिलअप कर सकते हो। जो फर्स्ट क्लास के लिए है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिलअप करना है, उसके बाद उसे स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद जो हर केवी है वो अपना एक ईमेल आईडी अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, और उस ईमेल आईडी पे आपको उसको वापस सेंड आउट करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है उसमें।
इसके अलावा जो अगली बात हमें ध्यान में रखनी है वो है आपकी, जैसे ये दोबारा से डेट आप ध्यान रखिएगा कि 17 जुलाई को हर केवी के द्वारा एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है न्यूज़पेपर में आए, न्यूज़पेपर में नहीं तो आप केवी के जो उसका मेन एंट्रेंस होता है वहां पर तो हर स्कूल के द्वारा इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स को लगाया जाएगा। साथ ही एडवर्टाइजमेंट हर स्कूल की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल रहेगा, जिसमें सीट्स कितनी हैं उन सीट्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, सारी डेट्स वगैरह उन सब की इंफॉर्मेशन रहेगी। क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, जैसे हमने पहले ही बात की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंडे से शुरू होंगे फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM, और लास्ट डेट जो फर्स्ट क्लास के लिए है वो है 7 अगस्त टिल 7 PM। तो यानी कि टोटल 90 डेज दिए गए हैं, 19 दिन दिए गए हैं इस पूरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए। उसके बाद जो अगला है कि 7th को लास्ट डेट है, उसके बाद 11 अगस्त को पहली लिस्ट आएगी, फर्स्ट ड्रॉ ऑफ लिस्ट आएगी जिन बच्चों का एडमिशन किया जाना है। फर्स्ट लिस्ट में जैसे मान लीजिए स्कूल ने शॉर्ट लिस्ट किए 40 स्टूडेंट्स, एक सेक्शन के लिए स्कूल ने शॉर्ट लिस्ट किए, 40 में से 30 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। उसके बाद जो 10 सीट्स रह गई तो उसके लिए प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो ऐसी जो सेकंड लिस्ट आएगी वो 24 अगस्त को आएगी, और उसके बाद भी यदि कोई सीट रिमेनिंग रहती है, वेकेंट रहती है, तो थर्ड लिस्ट आएगी 26 अगस्त को। ओके, अब ये है कि जो एडमिशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो कैसे होता है, कि आप बार बार कई बार पेरेंट्स होते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो केवीएस में जिस बेस पे एडमिशन किया जाता है कि एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। केवीएस में जो एडमिशन है उसके लिए एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। वो ऑर्डर इस प्रकार है, सबसे पहले आरटीई के बच्चों की एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली जाती है। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके लिए सीट्स डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, यानी केवीएस की, यदि आप सबको पता हो केवीएस की जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कैटेगरी 1 के ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज के लिए हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो कैटेगरी 1 के पेरेंट्स को दी जाएगी। कैटेगरी 1 में जितने भी डिफेंस एम्प्लॉइज हैं वो सारे कैटेगरी 1 में आते हैं। तो पहले आरटी के बाद जो सीट्स हैं वो कैटेगरी 1 से फिलअप की जाएंगी, उसके बाद कैटेगरी 2 से सीट्स को फिलअप किया जाएगा, और उसके बाद जो रिजर्वेशन कोटा है, जैसे एससी एसटी और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को जो एडमिशन दिया, रिजर्वेशन दिया गया है, उनका जो कोटा रिक्त रह गया, जो खाली रह गया, उसके लिए फिलअप किया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी 3 के पेरेंट्स को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद कैटेगरी 4 और उसके बाद कैटेगरी 5। अभी एडमिशन के लिए केवीएस ने 5 डिफरेंट कैटेगरी के डिसाइड किए हैं उनके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। तो कैटेगरी 1 में नंबर 1 पे जो डिफेंस एम्प्लॉय, जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज हैं वो सारे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। कैटेगरी 2 में आपके जितने भी जो ये सारे के सारे ऑटोनोमस बॉडी के होते हैं वो सिस्टम है। कैटेगरी 3 और 4 वाली कैटेगरी में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है, और कैटेगरी 5 में जो भी प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं उन सब के लिए सीट्स को फिलअप किया जाएगा, यानी कि कैटेगरी 5 को सबसे लास्ट चांस दिया जाता है इसमें। अगला जो है, यदि कक्षा 2 और registration for class 2 onwards except class subject in offline mode show ability of vacancies in a particular class। class 2 से लेकर class 11 तक जो एडमिशन है वो ऑफलाइन मोड में होगा, और उसके लिए जो डेट है वो 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच रखी गई है। और इसमें कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी तभी आपको करवाना है यदि स्कूल वहां पे सीट्स को वैकेंट दिखाते हैं। ज्यादातर स्कूल्स में, पहले बता रहा हूँ कि ज्यादातर स्कूल्स में सेकंड क्लास से सीट्स वो वैकेंट नहीं होती हैं। तो इस पहले आप पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सीट्स की पूरी पोजीशन दी होती है, वहां से आप देखिए कि सीट्स वैकेंट हैं या नहीं है। उसके बाद 25 लास्ट डेट है। उसके बाद सेकंड क्लास या आगे की क्लास के लिए जो अगर कहीं पे सीट वैकेंट है तो वहां पे जो एडमिशन की जो लिस्ट है वो 29 जुलाई को डिक्लेयर की जाएगी एट दी 4 PM। और उसके बाद 29 को लिस्ट होगी, उसके बाद 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा किसी भी पेरेंट्स को। क्लास 11th में जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द केवी स्टूडेंट्स, जो केवी में, जिस केवी में बच्चे पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कुछ केवी ऐसी हैं जहां पर केवल 10th क्लास तक का ही पूरा सेटअप है, तो वहां के बच्चे 10th क्लास के बच्चों को यदि अपने नेबरिंग केवी में एडमिशन लेना है तो उन बच्चों को अपने क्लास 10th का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके विद इन 1 वीक में अपने एडमिशन के प्रोसीजर को फिलअप करना होगा। ये 11th क्लास के लिए स्पेशल है। और विद इन 2 वीक में 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होने के विद इन 2 वीक्स में 11th क्लास के एडमिशन लिस्ट को केवी के द्वारा जारी किया जाएगा।
11th क्लास के लिए जो जिनकी क्यूरी है कि गैर केवी मतलब मान लीजिए ऐसे बच्चे जो कि अभी तक 10th क्लास तक नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एडमिशन कैसे दिया जाएगा? तो नॉन केवी स्टूडेंट्स को 11th क्लास में एडमिशन तभी दिया जाएगा यदि उस पर्टिकुलर केवी में उनके उस केवी में जो मान लीजिए 10th क्लास में 80 बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे और उन 80 बच्चों को 11th में एडमिशन देने के बाद यदि कोई सीट वेकेंट रहती है तो उसके बाद नॉन केवी के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक्स केवी है और एक्स केवी के 80 स्टूडेंट्स को एडमिशन 11th क्लास में दिया गया है, उसके बाद मान लीजिए वहां पे 20 सीट वेकेंट है, तो उन 20 सीट्स में भी पहली जो वरीयता है, जो फर्स्ट चॉइस उन उन बच्चों को दी जाएगी जो कि नेबरिंग केवी के हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर एक्स केवी के नेबर में एक वाई केवी है जहां पर केवल 10th स्कूल तक का ही सेटअप है, तो उस स्कूल के 10th स्कूल के जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट चॉइस दिया जाएगा। उसके बाद जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी यदि कोई सीट वेकेंट रहती है। तो इस प्रकार से 11th क्लास की सभी स्ट्रीम्स के अंदर एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है, 15 सितंबर। उसके बाद 11th क्लास में कोई भी एडमिशन अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल के वेबसाइट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सिंपल सा क्लियर जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये दिया गया केवीएस के द्वारा कि सभी पंजीकृत बच्चों की सूची, मान लीजिए फर्स्ट क्लास के लिए आप जितने भी बच्चों आप अपना पंजीकरण करवा रहे हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो उनकी जो लिस्ट है, उसके बाद जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन की, मान लीजिए कुछ 100 ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 20 का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, तो 80 जो एलिजिबल चिल्ड्रन है उनकी लिस्ट, उसके बाद कैटेगरी वाइज लिस्ट की कैटेगरी 1 में ये स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी में 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये, 5 में ये, उसके बाद सिलेक्टेड चिल्ड्रन की इन बच्चों को एडमिशन लिस्ट है उसमें सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट की वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर केवी को अपनी वेबसाइट पे देना कंपलसरी है। साथ ही ये इंफॉर्मेशन स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी डिस्प्ले की जाएगी, ताकि ये सारा सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि स्कूल में कम से कम फिजिकल गैदरिंग हो, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा। फर्स्ट क्लास में एडमिशन के बाद जो स्टडी की प्रोसेस है वो उसके लिए बताया गया कि सारी एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद इस बार केवी में फर्स्ट क्लास की जो स्टडिंग है वो 15 सितंबर 2020 से शुरू होगी, और वो भी ऑनलाइन, या फिर हो सकता है कोविड के बाद गवर्नमेंट यदि अप्लाई करे, होम मिनिस्ट्री यदि परमिशन दे तो स्कूल्स रीओपन होंगी, और यदि स्कूल रीओपन नहीं हुई तो 15 सितंबर 2020 से फर्स्ट क्लास की ऑनलाइन क्लासेस विल बी रिज्यूम। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज हमें जानने के लिए है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, इस बार का सिंपल सा लिखा हुआ है कि चेंज इन शेड्यूल ऑफ एडमिशन इन 2021 इज ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, कि इस साल जो पूरा एडमिशन के अंदर जो शेड्यूल के अंदर जो चेंज हुआ है उसका रीजन कोविड-19 पेंडेमिक है, जिसके कारण ये सारा चेंज किया गया है इस बार। तो हम एडमिशन गाइडलाइंस की तरफ आते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जो मेरे हिसाब से आपको जानना जरूरी है। पहला ये कि जो मैं कैटेगरी 1 की बात कर रहा था कि सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसको माना जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो होगा एन एम्प्लॉय हु इज रेगुलर, यानी कि जो कि रेगुलर सर्विस में है, जो कि गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, साथ ही उसका जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसे मिलती है, वो सारे के सारे एम्प्लॉय कैटेगरी 1 में आएंगे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्कूल में 10 सीट्स वैकेंट हैं और उसके ऊपर मान लीजिए फॉर्म फिलअप करने वाले 20 पर्सन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, कैटेगरी 1 के एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो वहां पे प्रेफरेंस देने के लिए जो ट्रांसफर काउंट है उनको कंसिडर किया जाता है। अब ट्रांसफर काउंट में यह है कि लास्ट 7 ईयर्स में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के कितने ट्रांसफर हुए हैं, तो जिसके जितने ज्यादा ट्रांसफर होंगे उसको उतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, और ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय उसका माना जाएगा जिसका कि पिछले 7 साल में कम से कम एक बार ट्रांसफर जरूर हुआ हो। और ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब यह है कि उसका 20 किलोमीटर की रेडियस में, यानी 20 किलोमीटर से दूर कम से कम एक बार उसका ट्रांसफर जरूर हुआ हो, और ट्रांसफर होने के बाद वो कम से कम वहां पे उसने 6 महीने अपनी सर्विसेज को रेंडर किया हो, तभी उसके उस ट्रांसफर को काउंट किया जाएगा। ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उस एम्प्लॉइज उन एम्प्लॉइज को माना जाएगा, उन ऑर्गेनाइजेशन को माना जाएगा जहां पर गवर्नमेंट शेयर है वो 51% से ज्यादा है वो सब पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में माने जाएंगे। अगला जो सेंट्रल गवर्नमेंट केवीएस में जो एक रिलैक्सेशन दिया जाता है वो होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व रखा जाता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का सिंपल सा मतलब है कि ओनली चाइल्ड
ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट्स विद नो अदर सिबलिंग्स। मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पेरेंट्स के दो दो बच्चे हैं, उनमें से एक बॉय है एक गर्ल है, तो एक ही लड़की है तो वो सोचें कि वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि उनके एक लड़के, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है कि उनके जितने टोटल बच्चा, टोटल वार्ड्स हैं वो भी सिंगल होगा और वो सिंगल बच्चा गर्ल होगा, यानी कि वो फीमेल कैटेगरी में होगा, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे मान लीजिए मैं एक पेरेंट्स हूँ, मेरे एक बॉय और एक गर्ल है, तो एक मेरी सिंगल गर्ल है तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड हो जाएगी। नो, सिंगल गर्ल चाइल्ड उसको कंसिडर किया जाएगा जहां पर पेरेंट्स के केवल एक ही वार्ड है, वो वार्ड भी गर्ल गर्ल बेबी है। अब जो बात कर रहे थे कि प्रायोरिटीज इन एडमिशन की, एडमिशन में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पहली वरीयता किसको दी जाएगी, तो पहली वरीयता केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन में उनको दी जाती है जहां पर डिफेंस सेक्टर या सिविल सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, वहां पे चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। सिंपल सा लिखा हुआ है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे होने चाहिए या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है यानी कि जिसने अपनी सर्विस आर्मी में रेंडर की है उसके बच्चे हो, और यहाँ भी केवल चिल्ड्रन है, ग्रांड चिल्ड्रन नहीं है। This will also include children of the foreign national officials who come on deputation or transfer to India by the invitation of national government of India। इसके अलावा फॉरेन डेपुटेशन पे भी जैसे दूतावास में बहुत सारे लोग आते हैं या उनके जो बच्चे हैं उनको भी इसी में पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। जो सेकंड प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस दी जाएगी ऑटोनोमस बॉडी के बच्चों को। थर्ड प्रेफरेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दी जाएगी जो कैटेगरी 3 में आते हैं। और जो चौथी प्रेफरेंस है वो दी जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पीएसयू सेक्टर है उनके बच्चों को। फिफ्थ कैटेगरी में वो सारे, जैसे फिफ्थ कैटेगरी में वो सारे हैं कि चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क और एनी पर्सनल रीजन। इसमें आपके जैसे भी प्राइवेट जॉब करने वाले, चाहे आप ट्रेडिंग का काम करते हो, दुकानदार का काम करते हो, कैब चलाते हो, या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री से आके इंडिया में रह रहे हो, तो ये सारे के सारे बच्चे हैं वो सारे के सारे कैटेगरी 5 में होंगे। तो यानी एक तरह से देखें तो एडमिशन में जो वरीयता है वो सबसे पहले कैटेगरी 1 को, उसके बाद कैटेगरी 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और कैटेगरी 5 को अंतिम वरीयता दी जाएगी। लेकिन वरीयता में सिंपल सा नोट, जैसे प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर टू द पेरेंट्स इन द लास्ट 7 इयर्स। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, कैटेगरी 1 में यदि मान लीजिए सीट्स कम है और ज्यादा पेरेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं तो वहां पे वरीयता डिसाइड की जाएगी कि लास्ट 7 इयर्स में उस पर्टिकुलर पेरेंट्स के कितने ट्रांसफर हुए हैं। जिसके ट्रांसफर काउंट्स ज्यादा होंगे उसे एडमिशन में पहले वरीयता दी जाएगी। जो केवी आपके पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है या फिर हायर एजुकेशन लर्निंग के इंस्टीट्यूशन में कुछ केवी हैं, वहां पे चिल्ड्रन एंड ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर, मान लीजिए कोई केवी एक प्रोजेक्ट सेक्टर में है, जैसे एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक केवी है, तो वहां पे जो पहली वरीयता है वो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है उनके बच्चों को या उनके ग्रांड चिल्ड्रन को दी जाएगी। या फिर जो स्पॉन्सर स्कूल स्पॉन्सर जो होते हैं उनके बच्चों को दी जाएगी। चिल्ड्रन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स, चिल्ड्रन ऑफ रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डन्स एम्प्लॉइज एंड चिल्ड्रन एंड ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉइज। यहाँ पे जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको भी वरीयता दी जाएगी क्योंकि ये स्कूल हैं वो प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं। यानी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिस्टम के द्वारा इन स्कूलों को स्पॉन्सर किया जाता है, तो यहाँ पे उनके एम्प्लॉइज को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। अगला हमारे लिए एज की, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए मेरे पर्टिकुलर चाइल्ड की, तो चाइल्ड मस्ट बी 5 years old एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च 2020 को फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 5 साल होनी चाहिए इन द एकेडमिक ईयर इन 2020 में, जिस साल उसको एडमिशन लेना है। यदि किसी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल को हुआ है तो उसकी भले ही वो 5 साल से उसकी एज एक दिन कम है लेकिन उसे भी कंसिडर किया जाएगा। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो केवीएस में एडमिशन के लिए है वो, जैसे फर्स्ट क्लास में यदि बच्चे को एडमिशन लेना है तो 31 मार्च 2020 को उसकी एज मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। से क्लास 2 में है तो हर क्लास के लिए एक साल बढ़ती जाएगी। क्लास 2 में मिनिमम 6 ईयर, मैक्सिमम 8 ईयर, थर्ड के लिए 7, 9, 8 के लिए इसी प्रकार से एज का वेरिएशन बढ़ता जाएगा। 10th क्लास में एडमिशन के लिए 14th ईयर और 16th ईयर। क्लास 11th में एडमिशन के लिए किसी प्रकार की कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। There is no age restriction for the admission to class 11 provided the student is seeking admission in the year of passing। बस केवल इतना ही है कि बच्चा उसी साल 10th क्लास उसने पास की होनी चाहिए 11th क्लास के लिए, बाकी कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन उसके लिए नहीं है। केवल जो एज का जो रिस्ट्रिक्शन है केवीएस में एडमिशन के लिए वो केवल क्लास 1 से 10 तक है,
और जब क्लास 1 में जो एडमिशन के लिए बच्चे की एज 30 मार्च को 5 साल उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब ये है क्लास स्ट्रेंथ की, जो अप टू 40 की किसी भी स्कूल में जो 40 बच्चों तक की जो स्ट्रेंथ मानी जाती है उसके ऊपर एडमिशन देने का अधिकार प्रिंसिपल तक होता है। उसके बाद ही अलग अलग जो डायरेक्टरीज हैं केवीएस के, उसके अकॉर्डिंग सीट डिसाइड की जाती है। अब केवीएस में रिजर्वेशन कितना है, तो केवीएस में जो 15% सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और 7.5% सीट है वो एसटी के लिए, और 25% सीट्स हैं वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए फ्रेश एडमिशन में है। ये फ्रेश एडमिशन का मतलब है केवल क्लास 1 के एडमिशन के लिए ये रिजर्वेशन आपको कंप्लाई करना होगा। फर्स्ट क्लास में एडमिशन में 15% सीट है वो एससी से, 7.5% सीट्स है वो शेड्यूल ट्राइब से, और 25% सीट्स, वो भी 25% सीट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से फिलअप की जाएंगी। इसके अलावा जो 3% सीट्स हैं वो टोटल अवेलेबल सीट्स का क्लास फर्स्ट के लिए, वो सीट्स डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग उनको 3% रिजर्वेशन अलग से दिया जाएगा। अब देखिए, कोई भी टीसी के साथ किसी को एडमिशन लेना हो, मान लीजिए कोई बच्चा केवीएक्स में पढ़ रहा है और वहां से वो टीसी लेकर केवीवाई में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा। तो एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद केवीटीसी विल बी ऑटोमेटिक। यदि कोई भी बच्चा केवीटीसी लेकर आता है साथ में, लेकिन उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, उसके पेरेंट्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हों, ऐसा होना चाहिए, तभी उस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, और वो एडमिशन उसका ऑटोमेटिक होगा यदि उसके पास केवीटीसी है। डिफेंस पर्सनल या पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाले यदि अपने फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए उनका किसी नक्सलाइट इलाका में या जेएंडके में या ऐसे किसी हार्ड स्टेशन पे ट्रांसफर हो गया है और वो अपने फैमिली को पीछे रखना चाहते हैं, तो उनके बच्चों को भी केवीटीसी के साथ जिस भी जगह वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर उनके बच्चों को एडमिशन में प्रेफरेंस दिया जाएगा केवीटीसी के साथ ऑटोमेटिक रूप से। इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं जहां पर लोग लोकल ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो वहां पे पेरेंट्स को पहले टीसी लेने से पहले उनको पहले अपने डेप्यूटी कमिश्नर जो रीजन है, जैसे दिल्ली रीजन के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, वहां जाके उन्हें पहले अप्रूवल लेना होगा स्कूल चेंज के लिए या लोकल ट्रांसफर के लिए। उसके बाद ही वहां पे केवीटीसी के बेस पे दूसरी स्कूल में उनके एडमिशन को ग्रांट किया जाएगा। अगला, द स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड्स आईसीएसई बोर्ड एनआईओएस में बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इफ वैकेंसीज आर एग्जिस्ट। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, 11th क्लास में जो पहली प्रेफरेंस है वो केवी के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यदि उस पर्टिकुलर केवी के बच्चों के एडमिशन लेने के बाद सीट्स वेकेंट रहती हैं, तो उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है वो नेबरिंग केवी के बच्चों को दी जाएगी, और उसके बाद भी यदि कुछ सीट्स वेकेंट रहती हैं तो फिर उसके बाद जो अल्टरनेटिव बोर्ड्स हैं जैसे आईसीएसई बोर्ड है, एनओएस बोर्ड है, उनके बच्चों को एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी इफ सीट्स आर वैकेंसीज आर एग्जिस्ट, यदि 11th क्लास में वैकेंसीज होती हैं तो, अदरवाइज नहीं एडमिशन होगा। फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 10th और 12th क्लास में यदि किसी को फ्रेश एडमिशन लेना हो तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेश एडमिशन टू क्लास 10th एंड 12th अदर देन केवी स्टूडेंट्स, और वो भी उन बच्चों के लिए जो कि केवी में नहीं पढ़ते हैं, विल बी एंटरटेन्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। 10th और 12th क्लास में नॉन केवी के बच्चों को तभी एडमिशन मिलेगा यदि वहां पे वैकेंसी अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल है। और ये एडमिशन है इनको पहले जो रीजन है, जो भी पर्टिकुलर रीजन है उसका जो डेप्यूटी कमिश्नर है उसके द्वारा कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद भी एडमिशन तभी कंसिडर होगा यदि 10th और 12th में क्लास की स्ट्रेंथ 40 से नीचे है। अगर पहले ही उस पर्टिकुलर स्कूल में 10th और 12th क्लास में 40 स्टूडेंट्स आर देयर, तो वहां पे नॉन केवी के बच्चों को 10th और 12th क्लास में एडमिशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एडमिशन फॉर वेकेंट सीट, मान लीजिए पूरी एडमिशन के प्रोसीजर के बाद भी कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो उसके लिए इन केस सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर द 15th September एज द केस में बी इन द ईयर ऑफ एडमिशन, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन इज एम्पावर्ड टू अलो एडमिशन अप टू द प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ एज पर प्रायोरिटीज इन एडमिशन अप टू 31st September। 15 सितंबर के बाद भी यदि सीट वेकेंट रह जाती हैं तो उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर के अप्रूवल से 31 सितंबर तक उन सीट्स को फिलअप किया जा सकता है। अगली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन वुड बी एडमिटेड ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ एक्सेप्ट व्हाट स्टेटेड अदरवाइज इन प्रोविजन लिस्ट। अब कुछ कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं, जिनको क्लास की स्ट्रेंथ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, चाहे क्लास में 50 बच्चे हों फिर भी उनको एडमिशन देना होगा। तो पहली कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जैसे कि चिल्ड्रन एंड द डिपेंडेंट ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
जितने भी संसद के सदस्य, जितने भी एमपीज हैं, उनके बच्चे या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको इस बिना किसी प्रोसीजर को देखे ओवर एंड अबव उनको एडमिशन देना होगा। दूसरे केवीएस के एम्प्लॉइज हैं, यदि केवीएस में जो जॉब कर रहा है उसके बच्चे या उसके जो ग्रांड चिल्ड्रन हैं, उनको भी ओवर एंड अबव एडमिशन दिया जाता है। चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु डाई इन हार्सनेस, यदि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय है जिसकी कोई युद्ध में, किसी बैटल फील्ड में या किसी जॉब को रेंडर करते हुए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चों को भी एडमिशन ओवर एंड अबव रूप से दिया जाता है। या फिर कोई ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इस प्रकार के मेडल्स मिले हों, जैसे वायुसेना मेडल इन एयरफोर्स, सेना मेडल इन आर्मी, नौसेना मेडल इन नेवी, कीर्ति चक्र, यानी कि जिनको भी गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, उनके बच्चों को भी ओवर एंड अबव एडमिशन दिया जाता है। चिल्ड्रन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल या फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जिनको राष्ट्रपति से इस प्रकार के पुलिस पदक मिलते हैं, उनके बच्चों को भी ओवर एंड अबव एडमिशन दिया जाता है। Meritorious sports children who have secured first, second, and third position in SGFI, CBSE, national state level games organized by the government. सरकार के द्वारा SGFI, CBSE, नेशनल और स्टेट लेवल के गेम्स में जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन अचीव की हो, तो उन बच्चों को भी ओवर एंड अबव एडमिशन दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को कंसिडर करते हो। या फिर ऐसे बच्चे जिनको स्काउट एंड गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो, तो उनको भी ओवर एंड अबव एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है इन क्लास 1 एंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 per section इन क्लास 1 एंड 2 per section इन क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स, इट इंक्लूड्स ट्विन गर्ल आल्सो। मान लीजिए कोई एक ऐसा पेरेंट्स है जिसके ट्विन्स बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे गर्ल्स हैं, तो वो भी सिंगल गर्ल, दोनों ही बच्चे वो सिंगल गर्ल चाइल्ड में इंक्लूड होंगे। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के केवीएस में हर क्लास में 2 सीट्स को रिजर्व रखा जाता है, वो ओवर एंड अबव होती है। मान लीजिए क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, उसमें भी उन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, तो उनके लिए 2 सीट्स आर रिजर्व, वहां पे उन बच्चों को अलग से एडमिशन दिया जाएगा। यदि ट्विन गर्ल्स हैं, यानी किसी पेरेंट्स के दोनों ही लड़कियां हैं, तो उनमें एडमिशन देते समय वहां पर उसको सिंगल काउंट किया जाएगा, वन एडमिशन काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि एक वन गर्ल चाइल्ड को एडमिशन दिया जाएगा, दूसरी को मना कर दिया जाएगा, उन दोनों को ही एडमिशन ग्रांटेड किया जाएगा। ये भी ओवर एंड अबव में है। अब अगली बात यह कि मान लीजिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 2 सीट्स वहां पे रिजर्व्ड हैं, लेकिन मान लीजिए दो से ज्यादा सिंगल गर्ल चाइल्ड वहां पे अप्लाई करते हैं, तो फिर एडमिशन देने का प्रोसीजर है वो प्रायोरिटी कैटेगरी पे होगा। यानी कि पहले कंसीडर किया जाएगा कैटेगरी 1 की सिंगल गर्ल चाइल्ड को, उसके बाद कैटेगरी 2, उसके बाद कैटेगरी 3, उसके बाद कैटेगरी 4, उसके बाद कैटेगरी 5। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कैटेगरी 1 से 5 तक कौन कौन आता है। अगला जो बच्चे हैं, जैसे बच्चे जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला है या बालश्री अवार्ड मिला है नेशनल बाल भवन के द्वारा, उन बच्चों को भी एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये अलग अलग बच्चे हैं, जैसे कि कोई ऐसा टीचर जिसको कि नेशनल अवार्ड मिला है, तो उसके बच्चे को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। या चिल्ड्रन ने फाइन आर्ट्स वगैरह में कुछ स्पेशल अवार्ड स्टेट या नेशनल लेवल पे जीता है, तो उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रायोरिटीज लेवल है। अगला है, यदि मान लीजिए पूरी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिए कि जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसका तो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी जिस के जो चेयरमैन होता है, उन चेयरमैन के पास मैक्सिमम 2 सीट्स 2 एडमिशन देने का अधिकार होता है। ठीक है, और ये एडमिशन वो 31 अगस्त तक दे सकते हैं। यदि मान लीजिए जैसे दिल्ली में जहां पर जमीन के केंद्रीय विद्यालय की लोकेशन डीडीए की लैंड के ऊपर है, जहां पर जमीन डीडीए के द्वारा दी गई है, तो यानी स्पॉन्सरिंग एजेंसी डीडीए के द्वारा है, तो वहां पे डीडीए को 5 सीट्स पर सेक्शन इन क्लास 1 एंड 5 सीट्स इन ऑल अदर क्लासेस दी गई है। तो यहाँ वहां पर डीडीए अथॉरिटी के द्वारा मतलब फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए डीडीए के लिए 5 सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी, और क्लास 2 से लेकर 10th क्लास तक एडमिशन के लिए डीडीए के पास 5 सीट्स रिजर्व होंगी, जो वो अपने बच्चों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो 10 बच्चों को एडमिशन के लिए रेफर कर सकते हैं। उसके लिए जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्कूल्स में इसका फॉर्म नहीं मिलता है, उसके लिए आपको जो पर्टिकुलर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमपी हैं, उनके पास एमएचआरडी से फॉर्म्स जाते हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो आपको वहां से वो फॉर्म फिलअप करवा के अप्लाई करना होता है। उसके बाद एक लिस्ट आती है केवीएस के द्वारा स्कूल्स के नाम के साथ कि आपको आपके बच्चे को वहां पे एडमिशन दिया जा रहा है। तो यदि फाइनली आपका एडमिशन कहीं भी नहीं होता है, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी के पास भी कंसीडर कर सकते हो। हर एमपी हर साल 10 बच्चों को रिकमेंड कर सकता है केवीएस में एडमिशन के लिए। अब ये रिकमेंडेशन उस स्कूल के लिए की जाएगी जहां पे आप उस पर्टिकुलर एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आप भी वहीं रहते हो,
या फिर जो यदि वो एमपी राज्यसभा से है तो वो जिस स्टेट से वो राज्यसभा का मेंबर है उस स्टेट की किसी भी स्कूल के लिए वो कंसिडर कर सकते हैं। These admission shall be over and above for the class strength। जो एमपीज के द्वारा जो रिकमेंडेशन की जाती है वो क्लास की स्ट्रेंथ से ओवर एंड अबव एडमिशन माने जाते हैं। These recommendation would be made for class 1 to 9th। और एमपी के द्वारा जो एडमिशन की रिकमेंडेशन है वो क्लास 1 से 9th तक होती है। 10th 11th और 12th क्लास के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो एमपी के द्वारा जो 10 सीट्स का रिकमेंडेशन है वो क्लास 1 to 9th के लिए होती है। The recommendation to be made shall be valid only if these are made in the prescribed format। जैसा मैंने पहले बात की थी कि एक फॉर्मेट है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को केवीएस हेडक्वार्टर के द्वारा दिया जाता है, तो उसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर एमपी अपने रिकमेंडेशन के द्वारा ये फॉर्मेट को केवीएस हेडक्वार्टर सेंड करता है, तभी ये फॉर्मेट कंसिडर किया जाता है, तभी आपके एडमिशन की जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर की जाती है। The children recommended by the honorable member of parliament must be otherwise eligible for admission as per the exact KVS admission guidelines। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखनी कि मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किसी बच्चे को रिकमेंड किया जाता है एडमिशन के लिए, तो ये नहीं है कि उनके द्वारा रिकमेंडेशन से आपको एडमिशन गारंटेड मिल जाएगा। एडमिशन के लिए जो दूसरी एलिजिबिलिटी है वो आपको बच्चे के द्वारा फुलफिल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चे की उम्र अभी 5 ईयर्स नहीं हुई है और क्लास 1 में यदि उसकी रिकमेंडेशन आती है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगला जो आर्मी के लिए तो कुछ रिकमेंडेशन है कि ईच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, फॉर एग्जांपल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड्स कैन रेफर 6 केसेस इन एडमिशन इन एन एकेडमिक ईयर फॉर ऑल क्लासेज एक्सेप्ट प्री प्राइमरी एंड क्लास 10th एंड 12th। ये आर्मी के जो डिफरेंस आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड, उनके जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हर साल इस प्रकार के 6 बच्चों के एडमिशन के लिए एक सिफारिश की जा सकती है, एक रिक्वेस्ट की जा सकती है जिनको एडमिशन दिया जाएगा। अब अगला जो है रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर एंड डिफरेंटली एबल्ड RT शुड बी इंडिकेटेड। तो पब्लिसिटी में ये बताया जाए कितनी सीट्स कहाँ किसके लिए रखी गई हैं। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो जैसे हमने पहले बात करी, केवीएस की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एक ऐप होगा उसको आपको डाउनलोड करना है और वहीं से आपको सारा रजिस्ट्रेशन करना है। अब जो 11th क्लास के लिए हम डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11 शैल बी टेकन अप इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। जैसा कि 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो अब 11th क्लास के एडमिशन हैं वो शुरू हो चुके हैं और ये 11th क्लास के एडमिशन की जो सारी प्रोसीजर है वो विद इन 20 डेज में समाप्त हो जाएगी और 15 सितंबर लास्ट डेट होगी इसके एडमिशन के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल बी मेड अवेलेबल बाय द प्रिंसिपल फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो 11th क्लास के लिए हो या जो 2nd to 11th क्लास के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन होंगे और वो आपको स्कूल से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन फॉर्म हर स्कूल की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं, वहां से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन क्लास 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन बेसिस होगा। तो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, जो कि पोर्टल शुरू किया जाएगा, उसके पोर्टल के ऊपर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, वहां कोई फॉर्म फिलअप आपको नहीं करना है। साथ ही जब आप ऑनलाइन के ऊपर जो सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद जो फॉर्म आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है और ये कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेड में भी सेल्फ अटेस्टेड इज ऑल्सो। अब एक क्लास फर्स्ट एडमिशन के लिए जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो है प्रूफ ऑफ एज, क्योंकि क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए एज प्रूफ कंसीडर किया जाता है कि बच्चा 5 साल या 7 साल के बीच होना चाहिए। तो ये जो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इश्यू होना चाहिए? तो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका एरिया जो नोटिफाइड है उसकी काउंसिल, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में, या फिर जो गांव में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जो विलेज पंचायत के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वहां से उसको सर्टिफाई किया जाता है। गांव से जो बच्चों का एडमिशन होता है वहां पे नॉर्मली जो सरपंच होते हैं उनके द्वारा ये बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं। या फिर मिलिट्री, हॉस्पिटल और सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं डिफेंस पर्सनल के, जो डिफेंस में काम करते हैं उनके सब वो अपने सर्विस रिकॉर्ड्स में जब अपने बच्चों के रिकॉर्ड्स में जो डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हैं वो भी कंसिडर की जाती है। एडमिशन के टाइम आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन के लिए स्कूल में सबमिट करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है वो पेरेंट्स को रिटर्न कर दिया जाता है। इसके अलावा क्लास 8 तक के एडमिशन के लिए आपको यदि किसी बच्चे के पास कोई टीसी नहीं है तो क्लास 8 तक एडमिशन के लिए बिना टीसी के भी बच्चों का एडमिशन ग्रांटेड किया जाता है, क्योंकि आरटी में प्रोविजन किया गया है कि 1 to 8 क्लास तक का बच्चा घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकता है बिना किसी स्कूल में जाए। लेकिन वहां उसके साथ आपको एक
कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा के देना होता है कि मेरे बच्चे ने क्लास, जैसे मान लीजिए थर्ड क्लास में एडमिशन लेना होता है, तो आपको वहां पे एक एफिडेविट में लिखवा के देना होता है कि मेरे बच्चे ने क्लास 1 एंड 2 की जो स्टडी है वो घर पे ही रह के की है, उसने किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं किया है, यदि आपके पास कोई भी टीसी बच्चे की अवेलेबल नहीं है क्लास 8 तक के लिए। इसके अलावा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का, या एससी या एसटी के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको एडमिशन के टाइम सबमिट करना होता है। यदि मान लीजिए पर्टिकुलर बच्चे के नाम से आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो एडमिशन के टाइम जो पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट है वो कंसिडर किया जाता है, लेकिन विद इन 3 मंथ्स आपको बच्चे के नाम से वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए एडमिशन के टाइम जब आप एससी एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन का कोई सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो, तो वो सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है कि बच्चे के नाम से ही हो, वो सर्टिफिकेट यदि पेरेंट्स के नाम से भी है तो उसे भी एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाता है, लेकिन विद इन 3 मंथ बच्चे के नाम से वो सर्टिफिकेट आपको रिप्रेजेंट करना होता है स्कूल के अंदर। ए सर्विस सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी 1 के जो एम्प्लॉइज हैं तो उनको अपना एक सर्विस सर्टिफिकेट दिखाना होता है, ए सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, की 7 साल में उनके कितने कितने ट्रांसफर हुए हैं, इस ये कंसीडर करते हुए एक सर्विस सर्टिफिकेट जो कि ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस बियरिंग द नेम डेजिग्नेशन एंड अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स इन ब्लॉक लेटर्स। तो कैटेगरी 1 के जो डिफेंस एम्प्लॉइज हैं या जो कैटेगरी 1 के दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनको इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम रिप्रेजेंट करना होता है। साथ ही आपको अपना एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी देना होता है। वो रेजिडेंस प्रूफ हो सकता है कि आप किराए के घर में रह रहे हो, तो आपका एक किरायानामा बनता होगा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, टेलीफोन बिल होगा, या आपका राशन कार्ड होगा, या फिर आप एक एफिडेविट भी दे सकते हो कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे इतने इतने दिनों से रह रहा हूँ। तो इस बेस पे आपको अपना एक रेजिडेंशियल प्रूफ भी देना होता है। आपका आवासीय प्रमाण क्या होगा, क्योंकि उसी रेजिडेंशियल प्रूफ पे ये पता लगा जाता है कि बच्चा स्कूल से कितनी दूर रह रहा है। In respect of category 1, 2, 3 and 4 admissions, the variety of the certificates submitted by the parents in proof of their services must be invariably verified by the principal। तो प्रिंसिपल चाहे तो इस प्रकार के सारे सर्टिफिकेट को पहले ही वो अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कर सकती है, जो भी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के एम्प्लॉयज के द्वारा सबमिट किए जाते हैं। अब है कि मेथड ऑफ द एडमिशन की क्लास 1 में एडमिशन का मेथड क्या है। तो जब शुरुआत में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, एक बार जब आपने फॉर्म को रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे फॉर्म्स को स्क्रूटनी की जाती है, और स्क्रूटनी करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि कितने बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनकी लिस्ट पहले ही स्कूल की वेबसाइट पे लगा दी जाती है। उसके बाद जो एलिजिबल बच्चे होते हैं उनसे एडमिशन का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में 40 सीट्स हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए, तो वहां पे सबसे पहले 25% सीट्स हैं वो आरटी के लिए रिजर्व्ड है, राइट टू एजुकेशन के अंडर। तो सबसे पहले उन बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। उसके बाद जो 15% सीट है एससी के लिए, 7.5% सीट्स हैं रिजर्व्ड, एसटी के लिए 27% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो इसके हिसाब से पूरा एडमिशन प्रोसीजर होता है। तो आफ्टर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अंडर द आरटी एक्ट के जो 25% सीट्स के एडमिशन के बाद जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो कि दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी जो 3% सीट्स हैं उनको टेकन अप किया जाएगा, और उसके बाद कैटेगरी 1 का एडमिशन को देखा जाएगा। उसके बाद कैटेगरी 1 में जब एससी एसटी ओबीसी का डाटा चेक किया जाएगा कि एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है क्या वो फुलफिल हो गया है। यदि वो फुलफिल नहीं होता है तो उसके बाद कैटेगरी 2 के बच्चों में से उसको इंक्लूड किया जाएगा, फिर कैटेगरी 3 में, और फिर कैटेगरी 3 के बाद कैटेगरी 4, और कैटेगरी 4 के बाद कैटेगरी 5। तो यानी इसी में जो वरीयता इस प्रकार से रखी जाएगी, सबसे पहले आरटी के बच्चों का एडमिशन होगा। तो रिजर्वेशन नॉर्म शैल बी एप्लीकेबल विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ ऑफ 40। मान लीजिए किसी भी क्लास में 40 बच्चे होते हैं एक सेक्शन में, तो सबसे पहले आरटी के 25% सीट्स यानी सबसे पहले 10 सीट्स डिसाइड होंगी। उसके बाद एससी के 15% सीट्स जो कि 6 सीट्स होंगी। उसके बाद एसटी के 7.5 यानी 3 सीट्स। उसके बाद ओबीसी के 27% सीट्स जो कि नॉन क्रीमी लेयर हैं वो 11 सीट्स। और फिर उसके बाद 3% सीट्स हैं जो कि डिसेबल बच्चों के लिए हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है। इस सारी एडमिशन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के बाद है ये सारा एडमिशन लॉटरी के बेस पे कंडक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आरटी में 10 सीट्स हैं 25% सीट्स के हिसाब से, और रजिस्ट्रेशन में 100 फॉर्म्स आए हैं, तो वो 100 फॉर्म्स को वहां पे मिंगल किया जाता है, और मिंगल करने के बाद उनकी एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो एक चिट पे लिखा जाता है। फिर उन चिट्स को एक बॉक्स में मिंगल किया जाता है। उसके बाद उसमें से 10 जो डिफरेंट पीसेज हैं वो चूज आउट किए जाते हैं, और उन बच्चों के नाम से सबसे पहले आरटी की लॉटरी निकाली जाती है। उसके बाद जितने भी बचे हुए डीए लॉटरीज हैं उनको निकाला जाता है। फिर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी, इसके हिसाब से पूरे लॉटरी सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है।
अब the following sequence is to be adopted for the fresh admission to the KV1 to the classes 1 in केंद्रीय विद्यालय from the academic year कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो पूरा सीक्वेंस है वो इस प्रकार से किया जाता है। सबसे जो पहला लोट निकाला जाता है वो 10 सीट्स जो कि आरटीई का होता है। In class 1 per section are to be filled as per RTE provisions 25% seats, and these 10 seats will be filled by draw of lots from the all applicable of SC, ST, EWS, BPL, OBC, non-creamy layer, differently abled। इन सबको मिलाकर जो एक पूरा बेंच बनेगा उसमें से 10% सीट को फॉलो अप करना होता है। उसके बाद सेकंड लोट है, वो सेकंड लोट में आपको जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं SC, ST, OBC या अनरिजर्व्ड के लिए उनको अप्लाई किया जाएगा। फिर जो थर्ड लोट है उस थर्ड लोट में ये रिमेनिंग सीट्स जो बच गई हैं उनमें कैटेगरी 1 के लिए निकाला एडमिशन होगा, फिर कैटेगरी 2 के लिए, फिर कैटेगरी 3 के लिए। इस प्रकार से आपका ये लॉटरी सिस्टम काम करता है। अब यह है कि लॉटरी सिस्टम में कि यदि मान लीजिए अब इस पूरे लॉटरी सिस्टम में SC, ST की सीट्स हैं वो वैकेंट हो रह जाती हैं, उतने बच्चे वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो SC, ST की सीट्स यदि वहां पे वैकेंट रहती हैं तो उनमें किसी दूसरे जो सिस्टम है, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ओनली इफ द टोटल हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे SC की सीट्स में कम बच्चे आए और ST की ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हो तो SC और ST की सीट्स को आपस में टेकन अप किया जा सकता है, एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन उनको किसी दूसरे के लिए शिफ्ट नहीं किया जाएगा। क्लास फर्स्ट के लिए कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होगा। ओके। अब ये है कि जो आरटी के अंदर जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है कि चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स मींस ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, यानी वो एससी से बिलोंग करता हो, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी से बिलोंग करता हो, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और सच अदर ग्रुप्स हैविंग डिसएडवांटेज ओविंग टू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, जेंडर और सच अदर फैक्टर्स और मे बी स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। आरटी एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है उससे रिलेटेड जो भी हो, या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स एंड सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी से जो कि दिव्यांग बच्चे होते हैं वो शामिल होते हैं। डेफिनेशन ऑफ वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वीकर सेक्शन कौन है? तो वीकर सेक्शन के लिए कि चाइल्ड बिलोंग टू ए वीकर सेक्शन मींस ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच ए पेरेंट्स और गार्जियन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट और ए स्टैच्यू हुज एनुअल इनकम इज लोअर देन द मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट by notification. The income limit regarding economically weaker section will be applicable as notified by this state government concerned। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा वीकर सेक्शन की जो एनुअल इनकम है वो डिसाइड की जाती है। यदि आपकी एनुअल इनकम उससे कम है तो पर्टिकुलर जो आपका स्टेट है तो वहाँ पे तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आपको एडमिशन के साथ वो इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी होगी ताकि आपके बच्चे को आरटीई में एडमिशन के लिए कंसीडर किया जा सके। अब ये कि केवीएस में किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए जो एरिया डिसाइड किया जाता है, तो यदि मेजर सिटीज और अर्बन एरिया है वहां पे बच्चे का घर 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, और यदि जो दूसरे जो प्लेसेज हैं वहां पे बच्चे का घर 8 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में बच्चे का घर विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस स्कूल के होना चाहिए। यदि 5 किलोमीटर के रेडियस में घर नहीं होगा तो उस बच्चे को एडमिशन डिनाई किया जाएगा। और यदि मान लीजिए कोई स्कूल किसी आउटर में है, जैसे मान लीजिए किसी नक्सलाइट इलाके में है या जेएंडके वगैरह में या किसी छोटे शहर में है, तो वहां पर ये रेडियस 8 किलोमीटर कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सेल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एप्लीकेंट्स, सभी एप्लीकेंट्स हैं जो भी एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं उनको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइड करना होगा। साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी पेरेंट्स को रिटर्न में देना होगा कि उसके घर की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जो भी उसका एरिया हो उसके अकॉर्डिंग उसे एक प्रूफ ऑफ देना होगा कि उसका घर विद्यालय की लोकेशन से विद इन 5 किलोमीटर की रेडियस में आता है। ठीक है, ऐसा भी प्रूफ एक पेरेंट्स को सबमिट करना होगा। एडमिशन फॉर क्लास 1 आर बीइंग डन थ्रू द ऑनलाइन मोड। ये जैसा पहले बताया गया कि एडमिशन है वो फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन होगा, बाकी क्लासेस के लिए ऑफलाइन मोड में होगा। अब जो हम कैटेगरी के जो लोट की बात कर रहे थे कि जो ड्रॉ निकाला जाएगा, तो ड्रॉ निकालने के लिए ये नहीं है कि स्कूल में केवल प्रिंसिपल या टीचर मिलकर ही कोई ड्रॉ निकाल लेते हैं। तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में 5 मेंबर शामिल होते हैं। जो पहला मेंबर होता है वो प्रिंसिपल होता है जो कि कन्वीनर का काम करता है। बाद में सेकंड मेंबर एक टीचर होता है जो कि प्रिंसिपल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 2 पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें से एक लेडी होनी चाहिए। वो पेरेंट्स वो होंगे जो कि आरटीई में जिन्होंने अपने बच्चों को रजिस्टर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो यानी आरटीई के जो बच्चे होंगे जितने भी, जैसे मान लिया आरटीई के 100 फॉर्म सबमिट किए गए हैं तो उनमें से किन्हीं 2 पेरेंट्स को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, और उन 2 पेरेंट्स में से एक फीमेल होना जरूरी है।
एक वीएमसी मेंबर जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है, वहां पे जो चेयरमैन होता है वीएमसी का, वो एक पर्टिकुलर मेंबर को वहां पे नॉमिनेट करता है। साथ ही यदि प्रिंसिपल चाहे तो छठे मेंबर को भी इंक्लूड कर सकती है। ये छठा मेंबर स्कूल का स्टूडेंट होगा जो कि क्लास 9 से 12th के किसी क्लास में पढ़ता हो। तो इस प्रकार से इन 6 मेंबर्स को मिलाकर एक कमेटी बनती है, और इस कमेटी के द्वारा ये लोड सिस्टम निकाला जाता है। जो सारा जो लॉटरी सिस्टम होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई पार्सलिटी ना हो, किसी प्रकार की कोई भी एलिगेशन ना हो। सारा काम पूरा प्रोसीजर के साथ और पूरा एकदम पारदर्शिता के साथ किया जाता है। सब कुछ सभी के सामने होता है। ये अभी कोविड का टाइम है, इसलिए पेरेंट्स का फिजिकल आना अलाउड नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल टाइम में सारे पेरेंट्स को स्कूल में अलाउड किया जाता है, और सभी पेरेंट्स के सामने ये लॉटरी कंडक्ट की जाती है। अगला कि if seats remain vacant in class 11th even after admitting the children of KV or neighboring KV, then the admission to non-KV children may be granted on the same criteria in the sequence of category of priority। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि 11th क्लास में उस पर्टिकुलर केवी के बच्चों के एडमिशन लेने के बाद और नेबरिंग केवी के बच्चों के एडमिशन लेने के बाद भी यदि कोई सीट वेकेंट रह जाती है, तो नॉन केवी के स्टूडेंट्स को भी उनके कैटेगरी के वरीयता के सीक्वेंस में एडमिशन दिया जाएगा। यदि मान लीजिए कोई नॉन केवी का बच्चा, तो पहले कैटेगरी 1 के बच्चे को एडमिशन होगा, फिर कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4 और लास्ट में कैटेगरी 5 के बच्चों को एडमिट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बीइंग एज ए एडमिशन, मैंने एडमिशन के इंचार्ज में कई साल काम किया, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। शायद पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि किसी को कोई भी दिक्कत आती है एडमिशन प्रोसीजर में, किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, तो दे कैन कमेंट मी एंड कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।